हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साल 2018 में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए केमिस्ट्री का जो सवाल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सवाल बार बार रिपीट किए जाते हैं और साथ ही साथ आपका एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है खाली स्थान को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। वह कौन सा तत्व जिसमें परमाणु और जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, वह कौन सा तत्व है? यानी कि वो कौन सा तत्व है जिसके अलावा सारे तत्वों में न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन जो तत्वों के परमाणु में वो पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक कण की खोज किस नाभिक का कण यानी कि प्रोटॉन, नाभिक में जो कण पाया जाता है प्रोटॉन, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको बता दें कि जो प्रोटॉन है उसकी खोज किए थे रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट धातु एम के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है, इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या है? इसका नाइट्रेट का सूत्र है MnO3 सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट है आपका दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? यानी कि निम्नलिखित में किसके द्वारा सहसंयोजक जो बंध है वो बंधता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण द्वारा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा, स्थिर विद्युत आकर्षण के बल द्वारा। देखिए आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन का जब साझेदारी होता है, जब पार्टनरशिप करता है दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच, ठीक, साझा करता है इलेक्ट्रॉन आपस में, तो तब जो बंध बनता है वो कहलाता है सहसंयोजक बंध। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है संकरण में होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का योग, परमाणु कक्षकों का योग, इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन या कक्षकों को विघटन। ठीक, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा परमाणु कक्षकों का योग। जब परमाणु कक्षकों का योग होता है उस समय संकरण होता है। ठीक, अगला है निम्नलिखित में, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? यानी कौन सा यौगिक है जो कि द्रवित अवस्था जब होती है तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनता? तो इसका सही जवाब है डी, C6H6। ठीक, जब होता है द्रवित अवस्था में तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। नेक्स्ट आपका है दूध है। दूध क्या है? नेक्स्ट आपका है दूध है जल में परिक्षिप्त वसा, वसा में परिक्षिप्त जल, तेल में परिक्षिप्त जल, जल में परिक्षिप्त तेल। तो जल में जो परिक्षिप्त जो वसा होता है वही दूध होता है। नेक्स्ट है आपका हाइलाइड अयस्क का उदाहरण है। हाइलाइड अयस्क का उदाहरण है, हाइलाइड जो अयस्क है उसका उदाहरण कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे गैलेना, बॉक्साइड, सिनेवार, क्रायोलाइट। तो हाइलाइड है यहाँ पे क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो है वो कैसा अयस्क है? हाइलाइड अयस्क है। ठीक, नेक्स्ट है आपका परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? यानी जो 55 वाला तत्व है वो आवर्त सारणी के कौन से ब्लॉक में स्थित है आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा एस ब्लॉक। जो 55 वाला तत्व है वो आपका एस ब्लॉक में हो जाएगा। परमाणु भार बढ़ने के साथ क्षार धातुओं का गलनांक क्या होता है? परमाणु भार जब बढ़ती है तो क्षार धातुओं का गलनांक बढ़ता है या घटता है, स्थिर रहता है या कोई निश्चित प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्रम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा घटता है। जब परमाणु भार बढ़ता है तो उस समय क्षार धातुओं का जो गलनांक है वो क्या होता है? घटता है। विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नवजात ऑक्सीजन। नेक्स्ट है मार्स गैस में मुख्यतः होती है। मार्स गैस में मुख्यतः क्या होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, CH4 मीथेन। मार्स गैस में मीथेन होती है, CH4। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच अभिक्रिया कहलाती है। एल्कोहल तथा अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है एस्टरीकरण। एल्कोहल और अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है एस्टरीकरण। सिरके में उपस्थित अम्ल, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके में होता है CH3COOH जो है उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल किसकी मिश्र धातु है?
पीतल जो है वो किसकी मिश्र धातु है? सोना, तांबा, सिल्वर, जिंक। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सोना तो होता ही नहीं, सिल्वर जिंक भी नहीं। यहाँ पे होगा ये ऑप्शन सी, तांबा और जिंक। इसका सही जवाब होगा तांबा, और वो तांबा और जिंक का मिश्र धातु है। ठीक। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षार जब क्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं क्या है? जो अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो कराते हैं उदासीनीकरण। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु है? आपको बताना है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम। कौन सा धातु है जो कि कौन सा तत्व है जो कि एक क्या है? मेटल यानी कि धातु है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोडियम जो है एक क्या है? धातु है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं सल्फर क्लोराइड, SO2Cl2। अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अमोनिया को शुष्क जब किया जाता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। नेक्स्ट कॉपर पैराइड का सूत्र। नेक्स्ट आपको बोलना है कॉपर पैराइड का सूत्र। कॉपर पैराइड का सूत्र होता है CuFeS2। ठीक, कॉपर पैराइड। नेक्स्ट है Fe2O3 + 2Al जो ऑक्सीजन एल्युमिनियम है वो बनाता है Al2O3 और 2Fe। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो यहाँ पे Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें से देखना लोहा जो है उसको क्या करता है? विस्थापित करता है, यानी कि अलग कर देता है। एल्युमिनियम क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पे जो लोहा है वो कम क्रियाशील धातु है, जबकि एल्युमिनियम में जो अधिक क्रियाशील धातु है, इस कारण से उसको क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी कि लोहा को यहाँ पे देखो क्या कर दिया? अलग कर दिया, मतलब विस्थापित कर दिया। ठीक, कौन विस्थापित कर दिया? एल्युमिनियम। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लोहा कम क्रियाशील धातु है। ठीक, तो यानी कि विस्थापित कर दिया, तो कैसा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि प्रारूपिक तत्व है? तो इसका आंसर होगा A, सोडियम जो है प्रारूपिक तत्व है। आवर्त सेकंड ए के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सेकंड ए के जो तत्व है वो कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातु है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है। कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है कोलतार, पेट्रोलियम। ए और बी इनमें से कोई। तो कोलतार और पेट्रोलियम दोनों जो है कार्बनिक पदार्थों यौगिकों का मुख्य स्रोत है। यानी कौन का? कोलतार और यौगिक, ये जो पेट्रोलियम दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण। जल के उबलने से जलवाष्प का निर्माण। बर्फ के पिघलने से जल प्राप्त होना। जल में नमक का घुलना। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। देखो तीनों जो अवस्था है ये भौतिक अवस्था है। ठीक, ये जो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है ये एक रासायनिक जो परिवर्तन है। ठीक, तो ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट आपको बताना है फिटकरी का अणुसूत्र। फिटकरी का जो अणुसूत्र क्या है वो आपको बताना है। तो फिटकरी का जो अणुसूत्र होता है देखिए होता है K2SO4 × L2SO4 × 3 × 24H2O। तो यहाँ पे जो सूत्र है वो है फिटकरी का, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान क्या होगा? चलो देखते हैं। देखो इसको बनाते हैं आराम से। देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि OH- जो आयन है, ठीक, OH- जो आयन है उसकी सांद्रता दिया है। कितना दिया हुआ है? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। ठीक, चूँकि एक चीज़ हम जानते हैं कि अगर H+ और OH- जो आयन होगी, ठीक, अगर हम इसकी OH और H+ आयन की सांद्रता की अगर बात करें तो हो जाएगा 1 × 10⁻14, क्योंकि 12 इसका 14 इसका हो जाएगा 14 हो जाएगा पूरा। ठीक, तो अब सिर्फ H+ की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो H+ की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻14। एक का छोड़ दो, एक है तो उससे रहना कोई बात नहीं। इसका कितना होता है? इसका होता है 12। तो 12 इधर लाएंगे तो गुना में बड़े भागा हो जाएगा। 10 पावर कितना हो जाएगा? 12। अब देखो 14 ऊपर है, 12 नीचे, दोनों माइनस में, जिसको ऊपर प्लस में जाएगा तो कितना बचेगा? 10⁻²। कितना बचेगा? 10⁻²। ठीक,
यानी 10 पर पावर कितना बचा, -2, किसका, H+ का सांद्रता। ठीक, पुनः अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, इसको फिर से देखो, यहाँ पे देखना है कि H+ का कितना आ गया, 10 पावर -2, इसको हटाते हैं। अब फिर से देखो, यानी जो H+ था इसकी सांद्रता आया था 10 पर पावर -2। ठीक, ओके। अब हम बात करते हैं पुनः pH मान का। pH मान के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लॉगरिथम पढ़े हैं H+, -log कितना, H+, वो किसके बराबर हो जाएगा, -log 10 पर पावर -2, क्योंकि इसका देख रहे हैं मतलब कि 10 पावर -2 है। तब यहाँ पे आप पढ़े होंगे log m पर पावर n बराबर n log m, यानी जो पावर है वो आगे हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर कितना log 10 1 होता है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा pH मान 2। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 2। चलिए ठीक है, चलो नहीं देखते हैं। निम्न में से प्रबलतम क्षार है, यानी कौन से क्षार है जो कि निम्नलिखित में से क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी जो है यहाँ पे सबसे प्रबलतम क्षार है। निम्न किसी अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं, तो किसी भी अम्ल के जो जलीय विलयन है उसमें होता है H3O हाइड्रोनियम आयन। ठीक, चलो है आपका ABCD विलयनों के pH मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। निम्न सर्वाधिक क्षारीय विलयन कौन है, इससे निम्नलिखित में क्षारीय विलयन कौन है। चलो एक स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। pH के जो मान है उसमें वृद्धि के साथ क्षारकता बढ़ती है। याद रखना, जब pH मान होगी वृद्धि, उसमें जो क्षारकता होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। याद रखना, pH मान की वृद्धि के साथ क्षारकता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो चूंकि A की जो pH मान है वो सबसे ज़्यादा है, अतः A की जो क्षारीय होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी A का जो क्षारीय होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक होगा। क्यों सर्वाधिक होगा, क्योंकि इसका pH मान क्या है, ज़्यादा है। याद रखना, जिसका pH मान ज़्यादा वो ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में साल 2018 में जो पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का पूछा गया सवाल है उसके बारे में डिस्कस किए थे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।